हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर और इस फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है वो है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत ये महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी आपके सिलेबस में जो हम पढ़ है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। लेकिन उससे पहले हम कुछ महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति है उनके बारे में हम अध्ययन करें कि महाद्वीप और महासागरों की स्थितियां क्या हैं और महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार, अपने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने अपने तरीके से बताया है कि किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वेगनर का है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, महाद्वीप और महासागरों की हम स्थिति के बारे में अध्ययन करें तो हमारे भूपटल के कुल जो क्षेत्र है, भूपटल के कुल क्षेत्र का 71% महासागरीय तल के अंतर्गत आता है, यानी महासागर, और 29% ये स्थलीय यानी महाद्वीपों के आता है, महाद्वीपीय तल के अंतर्गत आता है। यानी 29% में महाद्वीप है और 71% भाग पर महासागर है। इसी तरीके से हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अध्ययन करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग सबसे ज्यादा है, यानी उत्तरी गोलार्ध महाद्वीपों का और दक्षिणी गोलार्ध जलीय, तो महासागरों की अधिकता है। तो कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिण गोलार्ध है उसको हम जलीय गोलार्ध कह सकते हैं। साथ ही अगर हम देखें इसके ग्लोब पर तो महाद्वीप और महासागरों की जो प्रतिध्रुवीय स्थिति दिखाई देती है, यानी उत्तर और दक्षिण। उत्तर में आर्कटिक महासागर, यानी ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो ठीक इसके विपरीत, यानी उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ महाद्वीप है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए, जितने भी महाद्वीप हैं इनकी आकृति सभी की आपको त्रिभुजाकार नजर आएगी, केवल ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। अभी इसमें देखिए महासागरों की भी आकृति त्रिभुजाकार है, लेकिन आप स्थिति देखेंगे कि महाद्वीपों का जो आधार है वो उत्तर की ओर है और इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण की ओर है। ये आधार हो गया, ये शीर्ष हो गया। तो आधार महाद्वीपों का उत्तर की ओर है और शीर्ष दक्षिण की ओर। जबकि अगर हम महासागरों का देखें तो महासागरों का आधार जो है वो दक्षिण की ओर है और शीर्ष जो है वो उत्तर की ओर है। यानी शीर्ष जो है वो उत्तर की ओर है और आधार दक्षिण की ओर है। साथ ही हम और अगर आगे देखें इसमें तो महाद्वीपों के जो किनारे हैं वहां हमें द्वीपीय चाप दिखाई देते हैं और बलित पर्वत नवीन वलयाकार पर्वत है वो सभी महाद्वीपों के किनारों पर नजर आते हैं। साथ ही अगर इनके हम महाद्वीप और महासागरों की तली के निर्माण में कौन कौन से खनिजों की स्थिति क्या है, तो महाद्वीप की
हुई है। तो ये हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में एक छोटी सी जानकारी रख सकते हैं याद। अब हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो अलग अलग समय में लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। अलग अलग समय में अलग अलग विचार दिए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं। देखिए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले प्रारंभिक मत, यानी सबसे पहले प्रारंभिक मत दिया था, और उसमें जिस समय पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, इसमें कहा गया कि जिस समय पृथ्वी उत्पन्न हुई थी वह उष्ण गैस एवं तरल थी। यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो उष्ण गैसीय, गैसमय और तरल अवस्था में थी। तो एक वैज्ञानिक थे भूगोलवेत्ता केल्विन ने बताया कि पृथ्वी के गैसीय अवस्था में होने पर आद्य पदार्थ कुछ स्थानों पर अधिक एकत्रित होकर घनीभूत हो गए और वहां महाद्वीप बने, और जहां पर पदार्थ कम घनीभूत हुआ वहां महासागर बने। यानी जो पृथ्वी जो तरल और गैसीय अवस्था में थी, तो वहां पर जहां पर अधिक पदार्थ घनीभूत हुए वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और कम हुए वहां महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसे ही अनेकों भूगोलवेत्ताओं ने इसमें मत दिए। दूसरा सिद्धांत इसमें संकुचन पर आधारित था। यानी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति में दूसरा जो सिद्धांत संकुचन पर आधारित था, अनेकों भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में अपने अपने सिद्धांत दिए। संकुचन सिद्धांत में यानी पृथ्वी उसी तरीके से पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ये तरल अवस्था में थी, फिर धीरे धीरे ये ठंडी होती चली गई और ये संकुचित होती गई, सिकुड़ती गई। सिकुड़ने में कहीं इसके गड्ढे हो गए, कई बार कोई भाग इसका ऊंचा रह गया, तो जो नीचा भाग था वहां पर महासागर बने, और जो ऊंचे भाग थे वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये संकुचन सिद्धांत बताता है। तीसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी महाद्वीपीय विस्थापन यानी प्रवाह सिद्धांत, जो प्रवाहित होता है वो सिद्धांत है। और इस प्रवाह सिद्धांत को सबसे पहले स्नाइडर इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि यूरोप और अमेरिका में जो कोयला मिला इनको, कार्बोनिफेरस युगीन कोयला, उसमें वनस्पति जीवाश्म की समानता पाई गई। यानी यूरोप और अमेरिका में जो कोयला प्राप्त हुआ तो उससे इन्हें दोनों के जीवाश्मों में, उस कोयले के जीवाश्मों में समानता नजर आई। तो उन्होंने ये कहा कि अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट और पश्चिमी तट ये कभी एक रहे होंगे। ये चीज शुरुआत इन्होंने प्रवाह सिद्धांत की स्नाइडर ने की। आगे इसी में टेलर महोदय हुए, उन्होंने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे वो वेंगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। वेंगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, वेंगर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अल्फ्रेड वेंगर का पूरा नाम अल्फ्रेड वेंगर था और वो जर्मन के निवासी थे। एक जलवायु भूगोलवेत्ता थे, यानी वो जलवायु का अध्ययन करते थे। जो विश्व में
जलवायु परिवर्तित हुई, जलवायु में जो परिवर्तन हुआ और उससे जो समस्याएं पैदा हुई, उनके अध्ययन में इन्होंने अपना ज्ञान लगाया। वेंगर महोदय ने अपना जो सिद्धांत है वो 1912 में प्रतिपादित कर दिया, लेकिन प्रथम युद्ध होने के कारण 1919 में ये दुनिया के सामने आया। लेकिन शुरुआती समय में इनका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वो जर्मन भाषा में था, और जर्मन भाषा में होने के कारण ज़्यादा दुनिया के सामने पॉपुलर नहीं हुआ। जब 1924 में इस सिद्धांत का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और अनुवाद होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में सबसे सटीक कोई सिद्धांत माना गया, वो वेंगर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया गया। देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, वेंगर महोदय दक्षिण में अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उस पर इनका सर्वे चल रहा था, और सर्वे में वहां इनको जमीन के अंदर खुदाई में कोयला प्राप्त हुआ। कोयला प्राप्त हुआ तो इनको वहां पर कोयला मिला तो आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन चारों तरफ बर्फ है, यहाँ कोयला पाया जाना आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कोयला वनस्पतियों के भौगोलिक हलचलों के कारण वनस्पतियां दब जाती हैं तापदार के अपघटन से, बाद में उसी कोयले का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ वनस्पतियां हैं नहीं, जलवायु यहाँ ठंडी है, यानी उष्ण मानसूनी जलवायु नहीं है जहाँ पर वनस्पतियों की स्थिति ज्यादा पाई जाती है। तो इस चीज का उन्हें आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने दो कल्पनाएं की। इस सिद्धांत को आगे चलाने के लिए उन्होंने दो कल्पनाएं की। सबसे पहले उन्होंने कहा हो सकता है स्थल भाग स्थिर रहे होंगे, जबकि जलवायु कटिबंध परिवर्तनशील रहे होंगे। पहला उन्होंने ये कहा कि स्थल भाग स्थिर रहे होंगे और जलवायु कटिबंध परिवर्तनशील रहे होंगे, यानी स्थल भाग तो अपनी जगह पर यही था, लेकिन जलवायु के कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा। कि हो सकता है कभी यहाँ पर मानसूनी आर्द्र जलवायु रही हो। दूसरा उन्होंने इसके ठीक उल्टा सोचा कि स्थल भाग गतिशील, जलवायु कटिबंध स्थिर, जलवायु कटिबंध स्थिर और स्थल भाग परिवर्तनशील रहे होंगे। यानी ये दो कल्पनाएं इन्होंने की, और इनका जो आगे सिद्धांत इन्होंने दिया वो दूसरे नंबर की कि जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे होंगे, लेकिन स्थल भाग जो है वो परिवर्तनशील रहे होंगे, यानी स्थल निरंतर परिवर्तनशील रहे होंगे। इस पर इन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में, देखिए वेंगर महोदय ने बताया कि आज जितने भी स्थल खंड हैं, यानी जितने भी महाद्वीप हैं, ये सभी एक पिंड के रूप में थे, एक पिंड के रूप में थे, और इस पिंड को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया?
पेंजिया नाम दिया। यानी पेंजिया एक नंबर का आपके यूनिवर्सिटी में आपके पेपरों में पूछा जा सकता है कि पेंजिया किसे कहते हैं। तो जितने भी स्थल भाग थे यानी अभी सभी स्थल भाग द्वीप महाद्वीप सभी एक पिंड के रूप में जुड़े हुए थे और उस पिंड को नाम दिया गया पेंजिया। इस पेंजिया के चारों तरफ विशाल जलराशि भरी हुई थी जिसे नाम दिया गया पैंथालसा। कि पैंथालसा क्या है? पैंथालसा पेंजिया के चारों तरफ जो जल है विशाल जल राशि उसको पैंथालसा कहा गया। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, एक पेंजिया और एक पैंथालसा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कार्बोनिफेरस युग में इसी पेंजिया शुरुआत में दो भागों में टूटा। पेंजिया दो भागों में टूटा। ऊपर का भाग कहलाया लारेशिया, इसे अंगारा लैंड भी कह सकते हैं, और दक्षिण का गोंडवाना लैंड। दक्षिण का जो भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। अब देखिए वेंगर यहाँ पर स्विस महोदय ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई कि 3 परतें बताई। उन्होंने सियाल, सीमा और नीफे, यानी सियाल, सीमा और नीफे 3 परतें स्विस महोदय यानी भूगोलवेत्ता थे स्विस। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बनी हुई है, सियाल, सीमा और नीफे। यानी सियाल जो कठोर है और सीमा जो तरल है, यानी सियाल सीमा पर तैर रही है। इसी को वेंगर महोदय ने बताया कि इस पेंजिया की जो ऊपरी भाग है जिसे हम सियाल कहते हैं, सियाल सीमा पर तैर रही है और निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है, प्रवाह कर रही है। अब इस प्रवाह में प्रवाह के लिए इन्होंने 2 बलों का, यानी शुरुआत में देखिए शुरुआत में 2 भागों में ये टूटा, ये उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर। उत्तरी भाग को लारेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। पेंजिया बाद में एक विषुवत रेखा की ओर ये गया और एक पश्चिम की तरफ इसने गति की, यानी ये पश्चिम की तरफ और दक्षिण यानी विषुवत रेखा की तरफ पेंजिया गया। 2 बलों ने इसमें काम किया, पहला गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल। जो विषुवत रेखा की ओर काम किया इस बल ने, और जिसके कारण इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका ऐसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और ज्वारीय बल जो था दूसरा ज्वारीय बल ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ और जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। ये जो विशाल जल था शुरुआत में जब लारेशिया और गोंडवाना लैंड तो इसको में टूटा तो ये जल एथिस सागर के रूप में इसके बीच में भर गया। तो पहले 2 भागों में टूटा, बाद में विषुवत रेखा की ओर जब ये प्रवाह हुआ और पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ तो अलग अलग भागों में ये टूटा, यानी जो विषुवत रेखा की तरफ ये गमन हुआ, इसका प्रवाह हुआ तो गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल के कारण भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि महाद्वीपों का निर्माण हुआ। पश्चिम की ओर ज्वारीय बल के कारण इसका प्रवाह हुआ जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से वेंगर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बताया और जो बड़ा जो एथिस सागर था तो बीच बीच में जहाँ ये गोंडवाना लैंड और
किया गया, उसमें अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ऐसे महासागरों का निर्माण होता चला गया। तो इस प्रकार से वेंगर महोदय ने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखिए, वेंगर महोदय ने अपना ये सिद्धांत दिया तो इसके पक्ष में भी, क्योंकि जब सिद्धांत दिया है तो इसको सिद्ध करने के लिए भी उन्होंने अपने कुछ चीजें बताई। सबसे पहले भौगोलिक प्रमाण उन्होंने दिए कि अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है, यूरोप का पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का पूर्वी, यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तट, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर मिलाया जाए तो वो बिल्कुल ऐसे मिल जाते हैं जैसे कभी ये एक दूसरे का हिस्सा रहे होंगे, यानी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण साम्यता पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि ये पहले दोनों तट एक थे, बाद में जब इनका विखंडन हुआ, पेंजिया टूटा, तो ये अलग हो गए। जैसे ये पेन ये अलग हो, दोनों अलग हो गए, और बाद में जब मिलाएं तो ये लगे दोनों एक दूसरे के ही हिस्से हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट, इनको मिलाएं तो भी बिल्कुल साम्य हो जाते हैं। और भूवैज्ञानिक प्रमाण भी इस बात के सिद्ध के पक्ष में है कि अटलांटिक तटीय जो दोनों अटलांटिक तटों के जो शैलें हैं, पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उन सभी में भारी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के जो पर्वत हैं, उन सब में भारी समानताएं देखने को मिलती हैं। साथ ही अटलांटिक दोनों तटों की वनस्पतियों में भी, इनके वनस्पतियों में भी भारी समानता देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम देखें तो एक स्कैंडिनेविया में लैंड जंतु पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए अटलांटिक महासागर में डूब जाते हैं। उनकी यह यात्रा यह सिद्ध करती है कि यह भाग कभी पलायन या भूखंड जहाँ पर ये रहते हैं वो पलायन कर गया है। अगला, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य की दूरी का निरीक्षण किया गया। कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों का निरीक्षण किया गया तो ये बात समझ में आई कि प्रति वर्ष लगभग 32 सेंटीमीटर कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों का अध्ययन किया गया तो ये बात सामने आई कि प्रति वर्ष 32 सेंटीमीटर की दर से ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर खिसक रहा है। यानी कनाडा और ग्रीनलैंड का अध्ययन किया गया तो ये बात समझ में आई कि ग्रीनलैंड प्रति 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये खिसक रहा है। तो ये इनके पक्ष में कुछ भौगोलिक सिद्धांत यानी प्रमाण दिए इन्होंने। इसकी आलोचना भी हुई, वेंगर महोदय के सिद्धांत की आलोचना भी हुई। देखिए, सबसे पहली जो आलोचना है कि दोनों तटों में साम्य में दोष पाया है। यानी इन्होंने कहा कि दोनों तटों को, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो साम्य हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हुई कि ब्राजील के तट को गिनी की खाड़ी में अगर मिलाया गया तो 15 डिग्री का अंतर उसमें रह जाता है। तो ये भी एक दोष था। साथ ही दोनों तटों के मध्य, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के मध्य अटलांटिक कटक मध्य में स्थित है। अब जब मध्य कटक स्थित है तो दोनों तटों को मिलाया कैसे जा सकता है, या ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। ये भी एक दोषपूर्ण बात है। तीसरी, वेंगर ने बताया कि सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रही है, आगे प्रवाह कर रही है, जबकि इन्होंने बताया कि इसके आगे रुकावट आती है और पर्वतों का निर्माण बताया। तो ये भी एक दोषपूर्ण बात इन्होंने बताई, इसमें दोष रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो इनके सिद्धांत को खंडित भी करती हैं।
ये आपका महादेव के प्रतिष्ठापन सिद्धांत हो गया। आगे का आपकी अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा अगली वीडियो में। थैंक यू।